Good morning, everyone. I hope all are fine. So, children, it's time to start our new topic in history, chapter number 10, the establishment of company power. All of you are requested to open chapter number 10, paper number 74. We have done 5 chapters in geography, and now we are doing history. One chapter we have already done in history. This is our second chapter. Chapter number 10 is our second chapter in history. Okay, beta? In this chapter we are going to learn about arrival of trading companies, the Portuguese, the Dutch East India Company, the Danes in India, the English East India Company, the French East India Company, the Anglo-French struggle, the rise of British power, Anglo-French rivalry, the conquest of Bengal, growth of British influence, British expansion, establishment of British premonitory and civil administration. As earlier in the previous chapter, we have learned about the different types of ages of history कि हिस्ट्री में कितनी एजेस होती हैं, कितने पीरियड्स होते हैं. लाइक वी हैव 3 periods इन हिस्ट्री: एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड. आपको ये पता है कि मेडिवल पीरियड में जो है हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आ गए थे और उन्होंने आकर लगभग 100 साल तक हम पर हुकूमत की है, हमें ग़ुलाम बना कर रखा है. तो इस चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा कि वो जो कंपनीज़ थी, वो जो अंग्रेज़ थे, वो किस तरह से यहाँ पर आए और उन्होंने किस तरह से हम पर हुकूमत की. इस चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुग़ल रूलर. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as effective center. औरंगज़ेब जो थे वो मुग़लों के आखिरी बादशाह थे, जिनकी डेथ जो है वो 1707 में हो गई थी. ये हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. उनकी मौत के बाद आपको पता ही था कि हिंदुस्तान मुग़लों ने एक इकट्ठा किया हुआ था, लेकिन मुग़लों का जब पतन होना शुरू हुआ, उनका डिक्लाइन जब स्टार्ट हो गया औरंगज़ेब की मौत के बाद, अलग अलग सूबेदार, अलग अलग ज़मींदार जो हैं वो छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए. छोटे छोटे राज्यों पर उन्होंने कब्ज़ा करके छोटे छोटे से उन्होंने अपने अलग अलग राज्य बना लिए, यानी कि हिंदुस्तान जो है वो टुकड़ों में बट गया. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. मतलब 18th सेंचुरी के मिड में ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक नई पावर के तौर पर हिंदुस्तान में अपने पांव जमा चुके थे. द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज a small trading company and were reluctant to acquire territories. How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter you'll see how this came about. ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर हिंदुस्तान में अपनी छोटी सी एक कंपनी खोलने आए थे, ट्रेडिंग कंपनी के लिए, जिससे वो यहाँ से हिंदुस्तान से सामान ख़रीद कर अपने मुल्क में भेज सकें. यहाँ से वो बहुत सस्ता ख़रीदते थे और अपने मुल्क में अच्छे पैसों में बेचते थे, और अपने मुल्क का सामान वो बहुत सस्ती चीज़ में ख़रीद कर लेकर आकर हिंदुस्तान में बहुत महंगे पैसों में बेचते थे. उनका मकसद सिर्फ़ ट्रेड ही नहीं था, बिज़नेस ही नहीं था. उनका मकसद था यहाँ पर अपने पैर जमा कर जगहों पर कब्ज़ा करना. अब इस चैप्टर में
मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या मास्टर प्लान था उनके पास कि उन्होंने पूरी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने कब्ज़े में ले लिया था। सिंस एंशियंट टाइम इंडिया वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। पुराने ज़माने से ही इंडिया जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर माना जाता है। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम यूरोप एंड एशिया केम टू इंडिया रेगुलरली। द frequency of trade increased in the medieval period. The Indian rulers also supported this trade as it was very profitable for them. इंडिया में बाहर के मुल्क से, एशिया से, यूरोप से हमेशा ट्रेडर्स जो हैं, मर्चेंट्स जो हैं वो हमेशा आते जाते रहे हैं बिज़नेस के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा मटेरियल मिलता था, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते थे, तो लोग यहाँ पर बिज़नेस पर्पज़ के लिए बहुत आया जाया करते थे। तो सभी यहाँ इंडिया के साथ बिज़नेस किया करते थे। ट्रेड टिल द अर्ली 17th century was carried on by individual merchants and traders, as they did not always have the backing of their respective countries. 17th सेंचुरी में ट्रेडर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं आया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस हैज़ बीन चेंज। द यूरोपियन कंट्रीज़ बिगिन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज़ इन ट्रेड विद द ईस्ट। और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने छोटी छोटी सी कंपनीज़ जो हैं वो ईस्ट में खोलनी शुरू कर दी थी। वन ऑफ देम वॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उनमें से जो थी वो थी, एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इन 1600। क्वीन एलिजाबेथ आई गेव इट अ कैरेक्टर विच ग्रांटेड द कंपनी द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड with the East. This means that no other trading group from England could compete with the company. जब यहाँ पर 16th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो छोटी सी कंपनी थी। उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग हिंदुस्तान में एक छोटी सी कंपनी खोल रहे हैं, सिर्फ बिज़नेस के पर्पज़ से, व्यापार के पर्पज़ से हम यहाँ पर खोल रहे हैं। और क्वीन एलिज़ाबेथ ने और बाकी सब कंपनीज़ को कह दिया था कि कोई भी दूसरी कंपनी यहाँ पर नहीं आएगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिज़नेस करेगी इंडिया के साथ, और कोई कंपनी यहाँ नहीं आएगी। ओके, अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज़। अब देखिए और दूसरी कंपनीज़ कैसे आई। From the 17th century onwards, trading companies from Portugal, Holland, England, France and Denmark began to set up their base in India. They established their trading centers in different parts of the country, especially in the coastal areas. These centers were called factories, not because anything was manufactured there, but because the official of the companies were called factors. Okay. यहाँ पर पोर्चुगल्स भी आए, आपको पता है पोर्चुगीज़ भी आए यहाँ पर, और उन्होंने भी इंग्लैंड से आए, फ्रांस से आए, डेनमार्क से आए, हॉलैंड से, बहुत सारी अलग अलग मुल्कों से यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में छोटी छोटी कंपनीज़ खोलने के लिए लोग बाग आ गए और बोला कि हम यहाँ पर सिर्फ एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, फैक्ट्री के अलावा हम कोई कंपनी नहीं खोलेंगे, सिर्फ एक फैक्ट्री है, हम अपनी फैक्ट्री डालेंगे और उससे आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। ये लालच देकर उन्होंने फैक्ट्रीज़ अपनी डाली और फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो अपने पाँव जमाते चले गए। ट्रेड राइवलरी, द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज vying for good such as spices, pepper, clove, cardamom, cinnamon, cotton, silk, indigo, sulfate and so on led to intense rivalry among them. अब अलग अलग चीज़ों को लेकर, स्पाइसेस को लेकर इन कंपनीज़ में आपस में दुश्मनी शुरू हो गई, एक दूसरे के राइवल बन गए, ये अगेंस्ट खड़े हो गए। All of them wanted to buy these goods at low price in India and sell them at very high price elsewhere, particularly in Europe. सभी लोग यहाँ से बहुत सस्ते में ख़रीदना चाहते थे और यूरोप में जाकर उसे बहुत महंगे में बेचना चाहते थे।
Since profits from trade were huge, each European country vied for a greater share of this trade. सभी यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो चाहती थी कि जो यहाँ से व्यापार होता है उनको उसका ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना चाहते थे। ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्चुगीज़, द डच एंड द डेन्स वर आउटस्टड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड. द इंग्लिश एंड द फ्रेंच बिकेम द की प्लेयर्स डोमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. इसमें जो इंग्लैंड है, फ्रांस जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ. फ्रांस की कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर साबित हुई. उसने सबको पीछे छोड़कर अपने पाँव अच्छे से जमा लिए. द पोर्चुगीज़. अब पोर्चुगीज़ का देखते हैं क्या हुआ था. इन 1498 वास्को डी गामा डिस्कवर्ड अ सी रूट इन इंडिया. ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक पोर्चुगीज़ जिन्होंने हिंदुस्तान के रास्ते की खोज की थी, सी रूट खोजा था, मतलब समुद्री रास्ता खोजा था. द पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट टू सेट अप अ ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया. हिंदुस्तान में सबसे पहली कंपनी जो थी वो पोर्चुगीज़ की थी. दे मेंटेन देयर मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड थ्रू आउट द 16th century. Vasco da Gama remained friendly with the Zamorin, the ruler of Calicut, only for a short time. He realized that the Arab traders had old and friendly trading connections with Zamorin. He saw that it would be difficult to gain preference over them and made friends with the neighboring ruler of Cochin. In Cochin, the Portugal built a fort. वास्को डी गामा जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ का सी रूट ढूंढा था, तो पोर्चुगीज़ ने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी खोलेंगे बिज़नेस पर्पस के लिए. यहाँ इंडिया के साथ वो बिज़नेस करना चाहते थे और वास्को डी गामा के बहुत अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गई थी. जो कैलिकट के जो रूलर थे उस वक्त, ज़ेमोरिन, उनके साथ बहुत अच्छे टर्म्स हो गए थे. लेकिन धीरे धीरे करके उनको महसूस हुआ कि ज़ेमोरिन जो हैं वो अरब के ट्रेडर्स के साथ उनके ज़्यादा अच्छे टर्म्स हैं, ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस जो हैं वो उनके साथ हैं, हमारे साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती अपने पाँव जमाए थे, ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था. ऐसा पोर्चुगीज़ ने नहीं किया था. उन्होंने यहाँ पर कोचीन में एक फोर्ट, एक किला भी बनाया था. The real foundation of the Portuguese power in India was laid to Albuquerque. He was determined to establish a colonial empire. He was not interested in the inland country. He established various fortified trading centers known as factories along the west coast. In AD 1510, Albuquerque captured Goa from the Sultan of Bijapur and turned it into the headquarters of the Portuguese Eastern Empire. वास्को डी गामा के बाद यहाँ पर दूसरे पोर्चुगीज़ आए जिनका नाम था अलबुकरा. उन्होंने, वो जो इंसान था बहुत शातिर था, वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री उसने यही सोचकर इस्टेब्लिश की थी कि वो यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहता था और उसने धीरे धीरे पूरे गोवा को कब्ज़े में कर लिया था और वहाँ पर अपना एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की. द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़ पावर. जब उन लोगों ने अपने पाँव अच्छी तरह से जमा लिए पोर्चुगीज़ ने, फिर उसके बाद उन लोगों का यहाँ से पतन होना शुरू हुआ, मतलब उनका ख़ात्मा होना शुरू हो गया. आफ्टर द 16th century द पोर्चुगीज़ पावर बिगेन टू डिक्लाइन. 16th century के बाद पोर्चुगीज़ जो थे उनका यहाँ से पतन होना शुरू हो गया था. अपार्ट फ्रॉम कम्पीटिंग विद यूरोपियन नेशंस, देयर वर सेवरल अदर रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज़. यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उनका कंपटीशन चलता रहता था जिसको पोर्चुगीज़ कम्पीट नहीं कर पाते थे. उसके अलावा भी उनके बहुत सारे रीज़न्स थे जिस वजह से पोर्चुगीज़ जो थे वो धीरे धीरे करके ख़ात्मा होता चला गया.
The Dutch East India Company. The Dutch merchants started their company in 1592. In 1595, Cornelis Huitman set out for India and returned with a large cargo. Soon, many trading companies came into existence. In 1602, all the Dutch companies were amalgamated into the Dutch East India Company. Their main objective was trade. Therefore, they concentrated their attention on the Spice Island in the Far East. जब यहाँ पर डच मर्चेंट्स आए जब यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी खुली तो उन लोगों का पर्पस जो था वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी खोलना था। उन लोगों का मकसद यहाँ पर कब्ज़ा करने का नहीं था। वो सिर्फ यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे और सिर्फ स्पाइसेस का ही व्यापार करते थे वो यहाँ पर। द डच conquered Malacca from the Portuguese in 1641 and acquired Ceylon in 1658। जो डच थे उन्होंने पोर्चुगीज़ और डच जो थे उनके बीच में आपस में थोड़ी डिस्प्यूट्स भी होते थे, तो इसमें 1641 में डच जो थे वो जीत गए थे और उन्होंने पोर्चुगीज़ को यहाँ से भगा दिया था। द डेन्स इन इंडिया। Denmark was also a seafaring nation of Europe. Encouraged by the other European merchants, the Danes too embarked upon sharing the Indian trade. हिंदुस्तान में डेनमार्क के लोग भी आए जिन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी सी अपनी कंपनीज़ खोली 1620 में, और 1676 में उन्होंने सहारनपुर नाम की जगह को अपने कब्ज़े में भी कर लिया, जो फाइनली उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ सेटलमेंट करके 1845 में उनको बेच दिया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आई हमारे यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बेटा हमारे मुल्क में ना दूसरे मुल्क से कंपनीज़ जो थी वो यहाँ पर इसलिए आती थी क्योंकि हमारे मुल्क के जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब तो एक्सपोर्ट होते हैं, पहले लोग यहीं पर आकर बस जाते थे, अपनी कंपनीज खोलते थे और यहाँ से ख़रीद कर अपने मुल्क में भेजते थे। यहाँ से बहुत सस्ते में ख़रीदते थे और वहाँ बहुत महंगा बेचते थे। आफ्टर द डिफ़ीट ऑफ स्पेन इन 1588 द इंग्लिश बिकेम अ सुप्रीम नेवल पावर इन यूरोप। 1588 में स्पेन को हराकर इंग्लिश जो थी वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत पावरफुल कंट्री बन गई थी। इंग्लिश लोग जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे। अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट ऑर्गेनाइज्ड अ कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट। इंग्लिश मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी जो थे, उन्होंने अपनी एक कंपनी तैयार की ईस्ट में आने के लिए। On 31st December 1600, Queen Elizabeth granted a charter to the company to trade in the East Indies. 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिज़ाबेथ ने उनको परमिशन दी कि आप जाकर अपनी कंपनी ईस्ट इंडीज़ में जाकर खोल लीजिए, मतलब इंडिया में जाकर अपनी कंपनी खोल लीजिए और वहाँ पर जाकर आप इजीली अपना व्यापार कर सकते हैं। The third voyage was undertaken under the leadership of Captain Hawkins. He landed at Surat in India in 1612 and sought permission to set up a factory at Surat. In 1615, Sir Thomas Roe was sent to the court of Jahangir by James I, King of England. He was able to secure certain trading concessions for the English company from the Mughal emperor. इस तरह करते करते अलग अलग मर्चेंट्स जो हैं वो अलग अलग सालों में 1-2 साल के बीच में हिंदुस्तान में आए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर अपनी कंपनीज़ खोलनी शुरू कर दी। द इंग्लिश ऑल्सो सेट अप देयर ट्रेडिंग स्टेशंस एट आरामगोन एंड मसूलीपट्टम
The English company bought the site of Madras in 1639 and also obtained permission to set up a fortified factory called Fort St. George, जो अभी भी वहीं पर है. In 1633, factories were set up at Balasore and Hariharpur and at Hooghly in 1651. In 1661, the English company got the island of Bombay from Charles II at a nominal rent. It was fortified in 1668. देखो बेटा किस तरह से जो इंग्लिश थे वो किस तरह से फैलते जा रहे थे हमारे हिंदुस्तान पर. कैलिकट में आए, कलकत्ता में आए, बॉम्बे में आए, गोवा में आए. इस तरह धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी कंपनीज खोली और वहीं पर वो जम गए. द प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे सेट अ combined mission to the court of Emperor Farrukhsiyar, which was able to get 3 firemen in 1717, but the English company got the right to trade freely in Bengal and also to settle around Calcutta. 1717 में ब्रिटिशर्स जो थे वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे हिंदुस्तान में, इतनी फर्मली उनके कदम जम गए थे कि वो फ्रीली कहीं पर भी ट्रेड कर रहे थे. और बंगाल में ख़ास तौर से उन्होंने कलकत्ता में उन्होंने अपना पूरा सिक्का जमा दिया था. द कंपनी मेड प्रोग्रेस एट अ रैपिड पेस एंड एलिमिनेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ राइवल पावर इन इंडिया. और उन्होंने जितनी भी उनकी राइवल पावर्स थी, जितनी भी उनके विरोधी कंपनीज थी, उन सबको उन्होंने ख़त्म कर दिया, धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया. The French East India Company. In 1664, the French East India Company was formed. सन 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई. दिसंबर 1667, the first French factory was established at Surat by Francis Caron, who was the Director General of the company. फ्रांसिस कैरन ने जो कंपनी के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 1667 में उन्होंने पहली फैक्ट्री यहाँ पर खोली. ओके, द फ्रेंच कंपनी हैड इट्स हेडक्वार्टर इन पौंडीचेरी. और कंपनी ने अपना जो हेडक्वार्टर था वो पौंडीचेरी में खोला. इट हैड इट्स नेवल बेस इन द इंडियन ओशन इन द मॉरिशियस एंड Reunion Island, which were far away from India. Although the French were the last to arrive in India, yet they were the only rival of English in the region. Their intense rivalry resulted in the 3 Carnatic Wars in India. और इन सभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आपस में लड़ाई थी, उससे इंडिया में वॉर का माहौल शुरू हो गया, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े होते थे कि हिंदुस्तान में है जो वॉर का तनाव, युद्ध का जैसा माहौल पैदा हो गया था. द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल. द कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस नाउ केम टू dominate the Indian trade with Europe. They were involved in conflict with each other as rivals. To earn more profits, each wanted to purchase more goods at the cheapest possible price. During this period, the French and the English were the greatest rivals in Europe as well. अब बेटा ऐसा होना शुरू हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हो गए. दोनों ही हिंदुस्तान से ज़्यादा सामान ख़रीदना चाहते थे, सस्ते से सस्ते दामों में, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था. जितना सामान ख़रीदेंगे उतना ही ज़्यादा उनको उसमें प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से दोनों कंट्रीज़ में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे. द राइज़ ऑफ ब्रिटिश पावर. अब ब्रिटिश पावर आई. The Carnatic War.
The area where the conflict first erupted between the French and the English companies was the Mughal Suba of Carnatic, which had become more or less independent. Arcot, situated between Madras and Pondicherry, was the capital town of Carnatic. First Carnatic was in 1740-48. There took place in Europe the War of Australia Succession. In this war, the French and the English were on opposite sides. Dupleix was the chief official of the French company at Pondicherry. He started recreating and training Indians as soldiers for the French army. 1740 से लेकर 748 तक जो वॉर हुआ वो पहला वॉर था, और इस वॉर में फ्रेंच और इंग्लिश जो थे वो दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। और पौंडीचेरी में जो वहाँ के चीफ ऑफिसर थे उन्होंने इंडियंस को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी एज अ सोल्जर, अपने फ्रेंच आर्मी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। द इंग्लिश threatened the French headquarters of Pondicherry. The French, led by Duplessis, related by occupying Madras in AD 1746. The British appealed to Anwar Din, the Nawab of Carnatic, under whose territory Madras was situated, for help. The Nawab agreed to intervene and sent an army against the French. इंग्लिश जो मर्चेंट्स थे उन्होंने फ्रांस के हेडक्वार्टर को डराने की कोशिश की, और मद्रास के जो वहाँ पर उस टाइम जो लीडर थे उनको अपने साथ मिलाकर, मद्रास के जो नवाब थे उन्हें अपने साथ मिलाया उनकी आर्मी को फ्रांस की आर्मी के ख़िलाफ़। सेकंड कर्नाटिक वॉर, और उसके बाद हमारा जो सेकंड वॉर हुआ था वो 1748 से 1758 तक चला था। इन 1748 पीस was concluded in Europe and Madras was restored by the French to the English, but this peace was short-lived. The Nawab of Carnatic had been killed in the fight against the French. इस वॉर में जो मद्रास के जो नवाब थे वो मारे गए थे फ्रेंच आर्मी के थ्रू। देयर वर डिस्प्यूट्स ओवर सक्सेशन। द फ्रेंच सक्सीडेड इन installing Muzaffarjung and Nizam. The two companies supported the rival candidates at the Nawab of Carnatic. उस वक्त क्योंकि फ़्रांस के जो कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए ज़्यादातर वहाँ के नवाब जो थे वो फ़्रांस का साथ दे रहे थे। द इंग्लिश सेंट क्लाइव with a small army to install Muhammad Ali as the Nawab of Arcot in 1751. In the war that followed, the French were defeated and Chanda Sahib was beheaded. Dupleix was recalled to France and the two companies concluded a peace treaty. Muhammad Ali was recognized by the Nizam as the Nawab of Carnatic. सेकेंड वॉर में स्टार्टिंग में फ्रेंच जो था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन उसके बाद वो लोग हार गए और फाइनली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत गई। थर्ड कर्नाटिक वॉर, थर्ड जो वॉर था वो 1756 से 1763 तक रहा। द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन 1756 when the 7 years war broke out in Europe. 7 साल तक लगातार ये युद्ध चलता रहा। Both the countries were fighting on opposite sides, so their companies started fighting in India. In this war, the French forces led by Coeur de Lally were decisively defeated in Carnatic.
इसमें फ़्रांस की तरफ से जो उनकी फ़ोर्स को लीड कर रहे थे डी लेली, और वो भी हार गए। द इंग्लिश रिप्लेस्ड द फ्रेंच इन हैदराबाद, और फ्रांस को हैदराबाद में उन्होंने हरा दिया इंग्लिश ने। द निज़ाम गेव द इंग्लिश द नॉर्दर्न सरकार्स, द फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर पोजेशंस इन इंडिया। और इस तरह करते करते फ्रेंच ने अपना जितना भी कब्ज़ा हिंदुस्तान पर किया हुआ था वो सारा उन्होंने हरा दिया, वो सब उनके कब्ज़े से निकल गया। ओके बेटा, टर्न योर पेपर नाउ। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, these were the factories which tributed to success of the British and failure of the French। ये वो फैक्ट्रीज़ थी जो ब्रिटिश ने जीती थी फ्रेंच के जो फ्रांस था उनके हारने के बाद। द फ्रेंच कंपनी वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इट हैड टू obtained approval for all its actions, while the British company was free to take its own decisions। हारने के बाद फ्रांस जो थे वो उनको कुछ भी काम करने से पहले ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी। द ब्रिटिश हैड मोर ट्रेडिंग सेंटर्स दैन द फ्रेंच। ब्रिटिशर्स के पास फ्रांस से ज़्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स हो गए थे। द ब्रिटिश पजेस्ड अ नेवी सुपीरियर टू दैट ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच से ज़्यादा पावरफुल नेवी आर्मी जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। ब्रिटिश ट्रेड फ्लोरिश्ड बेटर दैन द फ्रेंच, और ब्रिटिश जो थे उनका बिज़नेस जो था वो बहुत बेहतरीन चल रहा था कंपैरेटिवली। फ्रेंच के कंपैरेटिवली ब्रिटिशर्स का बिज़नेस जो था वो ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर बेटर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड एज़ कंपेयर टू द फ्रेंच ऑफिसर्स। ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी हुई थी फ्रेंच के ऑफिसर्स के मुकाबले। ओके बेटा, टिल नाउ this is the end of the chapter. Rest of the chapter will be explained in next turn. By that time you are requested to read the chapter carefully so that you can understand it in a better way. By that time, have a great day. Goodbye.